आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा। प्रश्नावली 3.5 के कंप्लीट क्वेश्चन आज इस एक ही वीडियो में हम सोल्व करेंगे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवाई गई है, उन्हें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट करवाया हुआ है, चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट करवाया हुआ है और अब ये चैप्टर थर्ड वो यहाँ पर चल रहा है। तो तीसरे चैप्टर में 3.5 में जो रेखिक समीकरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं दो चर वाले, इनको आपको हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? वज्र गुणन विधि से। इससे पहले भी हमने इनको दो विधियों से हल किया था, एक तो प्रतिस्थापन विधि थी और एक विलोपन विधि थी। तो अभी हम इसको कौन सी विधि से हल करने वाले हैं? वज्र गुणन से। तो बोला गया निम्न रेखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले तो यह जानकारी देनी है और अद्वितीय हल होने की स्थिति में उससे वज्र गुणन विधि से हल भी करना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें है वो हम ले लेते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और यहां पर समीकरण है x माइनस 3y-3 इक्वल टू 0, फर्स्ट समीकरण। और सेकंड समीकरण है 3x माइनस 9y-2 इक्वल टू 0। अब पहले तो हमें यह बताना है भाई इसके हल है ना वो किस प्रकार के होंगे, क्योंकि यहां पर हल के बारे में पूछा गया है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अद्वितीय हल होगा, कोई हल ना हो। अगर कोई भी हल नहीं होगा तो उसकी कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त है a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका कौन सा हल अद्वितीय हल। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है, बाकी इन दोनों स्थितियों में उसको हल नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पर ये स्थितियां बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकालते हैं a1/a2। a1 कौन होता है? जो पहला समीकरण है ना उसमें अक्ष का गुणांक। तो यहां पर जो अक्ष है इसका मतलब इसको ऐसा लिखा गया है 1 गुणा अक्ष। तो अक्ष किससे गुणा हो रहा है? 1 से। दूसरे में अक्ष का गुणांक कौन है? 3, क्योंकि 3 गुणा अक्ष को हम 3 अक्ष कहते हैं। तो अक्ष किससे गुणा हो रहा है? 3 से। तो 1/3 करते तो है नहीं आप आगे, तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर निकाल लेते हैं b1/b2। b1 होगा y का गुणांक, यहां पर जो y है ना वो गुणा हो रहा है -3 से। और सेकंड समीकरण में y गुणा हो रहा है -9 से। देखो माइनस है तो माइनस कट के प्लस हो गया, 3 और 9 कटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 3 9। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां देखो अभी भी 1/3 और 1/3 बराबर है, तो हमें c1/c2 भी यहां पर निकालना पड़ेगा। c1/c2 हम निकालते हैं तो c1 कौन होगा इसमें? अचर पद। और अचर पद कौन है इसमें? -3। और सेकेंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होगा ना -2। -3 और -2 में माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब यहां पर जानकारी देखिए, समीकरण 3, 4 व 5 से देखो ये 1/3 और 1/3 बराबर है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन यहां पर बन गई। और ये जो कंडीशन है ना वो कौन सी है? सेकंड वाली, अर्थात कोई हल प्राप्त नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब इसका जब हल ही प्राप्त नहीं होगा तो इसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। पहला क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 2x + y 2x + y इक्वल टू 5 और 3x + 2y इक्वल टू 8। यह पहला इक्वेशन है और ये दूसरा। अब यहां भी आपको पहले तो यही चेक करना है, अगर इसका अद्वितीय हल होगा यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो हम इसे हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हम यहां पर तुलना करते हैं। पहले तो a1/a2 निकालते हैं। a1/a2, a1/a2 कौन? अक्ष के गुणांक। ये अक्ष किससे गुणा हो रहा है? 2 से, तो a1 की जगह 2 लिखना है।
a2 दूसरे समीकरण में x किससे गुणा हो रहा है 3 से, तो यहाँ पर 3 लिखना है। 2 और 3 तो कटेंगे नहीं, तो इसलिए इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर आप b1 बाई b2 निकाल लो। b1 बाई b2, b1 होगा y का गुणांक। अब y के पास कुछ है नहीं, इसका मतलब इसका गुणांक कौन है 1 गुणा y, y गुणा 1 बराबर y होता ना, तो y का गुणांक है यहाँ पर 1, और दूसरे में y का गुणांक कितना है 2, कटेंगे ये भी नहीं, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। अब देखो a1 बाई a2 2/3 था, b1 बाई b2 कौन था 1/2, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो यहाँ समीकरण 3 व 4 से हमें जानकारी ये मिली कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, अतः समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अतः समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जब उसके अद्वितीय हल प्राप्त हो तो उसे वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है। यानी अब हमें इन समीकरण 1 और 2 को जो हमें समीकरण दे रखे थे इनको हल करना है कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि जो आपको समीकरण दे रखे हैं ना उनको आप 0 के बराबर रखें। इसके बराबर रखें 0 के बराबर, तो हम समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे और 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो 2x प्लस वाई प्लस का 5, इसको अपन अंदर की तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस का 5 और इक्वल टू बन जाएगा 0। ठीक है, ये इसकी स्थिति हो जाएगी। दूसरे समीकरण को भी हम ऐसा रखेंगे तो 3x प्लस का कौन है 2y और 8 प्लस का था अंदर की तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब वज्र गुणन विधि बनाने के लिए आपको x के गुणांक y के गुणांक और अचर पद यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो x के गुणांक रखो, पहले समीकरण के जो गुणांक x और y को छोड़ दो बाकी सब कुछ लिख लो। देखो 2, x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 और अचर पद यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, दूसरे में x का गुणांक कितना है 3 और y का गुणांक कितना है 2 और अचर पद कितना है माइनस का 8। बस इन तीनों का ये रब कार्य, रब की तरह आप इसको यूज में लेंगे, बाकी इसका कोई और रोल नहीं है। अब देखो वज्र गुणन विधि में होता क्या है, सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर x के नीचे बट्टे की लाइन खींचनी, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है, माइनस का y फिर इसके नीचे बट्टे में और यहाँ पर 1 और बट्टे। बस यही है वज्र गुणन विधि, इसकी पहचान अब हो जाएगी। x के नीचे ये जो x के गुणांक ये तो थे ना, ये x के गुणांक, ये y के गुणांक और ये अचर पद। x के नीचे x का गुणांक नहीं लिखना आपको, ये नहीं आएंगे, तो ये बच गए ना। इसको आप तिरछा गुणा करेंगे, यानी ये वाला तो इससे गुणा होगा और ये वाला इससे गुणा होगा। y के नीचे हम y को नहीं लिखेंगे, 2 तो -8 से गुणा हो जाएगा, माइनस का 5 3 से गुणा हो जाएगा, और अचर है 1 के नीचे अचर पद को नहीं लिखेंगे, 2 से गुणा होगा, 3 1 से गुणा हो जाएगा। इसका ये तरीका चलेगा तिरछा गुणा। वज्र गुणा को हम तिरछा गुणा भी कहते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x के नीचे ये जो x वाले गुणांक है ये छोड़ दें, तो अब बोलो 1 है ना, वो गुणा होगा माइनस के 8 से, तो ये बनेगा माइनस का 8। यहां पर आपको माइनस का चिन्ह बीच में हमें लगाना है। अब जो बच गए उनको गुणा करना है, तो माइनस के 5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो गया। माइनस के 10 को हम यहां लिखेंगे, लेकिन यहां तो पहले से माइनस था, तो माइनस का 10 और माइनस यानी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हो गया। y के नीचे y को नहीं लिखना, मतलब ये y हटा लेना है, तो गुणा किस किस को करेंगे 2 को और -8 को, तो 8 दूनी 16 माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 16। बीच में माइनस का चिन्ह हमें रख लेना है, और हमने इसको तो छोड़ ही दिया था ना, 2 को 8 से गुणा कर लिया था माइनस वाले से। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 5 को 3 से गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 5 थी 15, माइनस का 15, लेकिन यहां पर आकर के वो प्लस का 15 बन जाएगा। और अचर के नीचे आप किसको नहीं लिखेंगे, इस अचर को नहीं लिखेंगे। किसको नहीं लिखेंगे, अचर। अचर का मतलब ये जानकारी अब आपको काम में नहीं लेनी है, इन्हीं का गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर माइनस का चिन्ह लगा देना है, इसको गुणा करेंगे तो 3 1 3। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेना कि आपको कोई भी 2 समीकरण दे रखे हैं, उन्हें वज्र गुणन विधि से अगर आप हल करना चाहते हो तो पहला काम तो ये कि उन दोनों समीकरणों को आप 0 के बराबर रख ले। इसके बराबर रख ले, 0 के बराबर। 0 के बराबर रखने के बाद में उनमें x y और अचर पद के जो गुणांक वो रख ले। जैसे पहले में x का गुणांक था 2, y का गुणांक था 1 और अचर पद था माइनस का 5। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3, y का गुणांक 2 और अचर पद माइनस का 8। फिर इसका फार्मूला बनेगा x
बराबर माइनस का y लिखना, ये प्लस का, ये माइनस का, फिर ये प्लस का। अक्स के नीचे जो अक्स वाली डिटेल है ना, ये काम में नहीं लेनी, आप इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इनको गुणा करेंगे, पहले तो इनको गुणा करेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, तो इसका चिन्ह भी बदल देंगे। यानी a को -8 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा, और इनको गुणा करेंगे तो -10, लेकिन वहां माइनस होने की वजह से चिन्ह बदल दिया जाएगा, तो +10 बन जाएगा। y के नीचे y को काम में नहीं लेंगे, 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे -8 से, तो माइनस के 8 दूनी 16, फिर यहां पर हम चिन्ह माइनस का लेंगे, ये बनेगा -15, और चिन्ह बदल देंगे ना तो +15, और अचर पद के नीचे अचर को काम में नहीं लेंगे, इन्हीं को काम में लेंगे, 2 दूनी 4, और माइनस का बन जाएगा 3 एकम 3, क्योंकि 3 प्लस का था, चिन्ह बदल दिया तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी। अब इसको हल करते हैं, तो देखो अक्स का तो अक्स रहेगा, बट्टे में 8 तो है माइनस का, 10 है प्लस का, तो 10 प्लस का 8 माइनस का तो घटेंगे ना, तो यहां पर कौन आ जाएगा 2, फिर बराबर में माइनस का तो y है, नीचे 16 माइनस का और 15 प्लस का, तो ये भी घट जाएंगे, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 1 इसका बचेगा माइनस का, बराबर में है 1, और 4 में से 3 गया तो भी 1, यानी इसकी स्थिति हो गई x बट्टे 2 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, y बट्टे 1 और बराबर में है 1 बट्टा 1, यह स्थिति हो गई ना इसकी। अब आपको करना क्या है, यहां पर इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड और इसको थर्ड कहेंगे, तो x बट्टा 2 भी 1 के बराबर होगा, और y भी है ना वो 1 के बराबर होगा, तो यहां से आप इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको हम रखेंगे संबंध 1, यानी इसको हम संबंध कहेंगे संबंध 1 व 3 से, यानी संबंध 1 और 3 को काम में लेंगे, तो पहला संबंध तो कौन था x बट्टा 2, और तीसरा संबंध था 1 बट्टा 1, ये आपस में बराबर है ना, ये दो यहां पर क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है, और भाग का 2 अगर बराबर में जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो x बराबर ये 2 उधर 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2, यानी x का मान हो जाएगा 2। फिर आपको सेम इसी प्रकार से जो रिलेशन है वो उसका ले लेना है संबंध सेकंड व थर्ड से, तो सेकंड संबंध होता आपका y बट्टा 1 और ये था 1 बट्टा 1, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो y है ना वो सीधा सीधा 1 के बराबर हो गया, तो ये वज्र गुणन विधि हो गई। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, वज्र गुणन विधि से क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 2 तो हो गए ना, तीसरे क्वेश्चन में जो समीकरण दे रखा वो है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और इक्वल टू कितना है 20, और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y और बराबर में कितना है 40। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। पहला काम तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे चेक करना है इसका हल कौन से प्रकार का है, अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या परिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की अपन चेक करेंगे इसमें, तो हम रखेंगे यहाँ पर a1 बाई a2, a1 बाई a2 का मतलब x के गुणांक, इसमें x का गुणांक कौन है 3, अब दूसरे समीकरण में x किससे गुणा हो रहा है 6 से, तो 3 बटा 6, ये कट जाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अभी तक हमने 2 समीकरण दे रखे थे, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर b1 बाई b2, b1 y का गुणांक, y किससे गुणा हो रहा है माइनस के 5 से, b2 y किससे गुणा हो रहा है माइनस के 10 से, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी समीकरण नंबर 4। अभी तक दोनों बराबर चल रहे हैं, तो आपको c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 कौन है अचर पद जो कि कितना है 20, और दूसरे में c2 कितना है 40, ठीक है, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, कंप्लीट कट गए ना। अब यहां पर देखो कि a1 बाई a2 भी 1/2 था, b1 बाई b2 भी 1/2 था, और c1 बाई c2 भी कितना था 1/2 था। तो यहां समीकरण 3, 4 व 5 से हमें जानकारी ये मिली कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है। ये जो कंडीशन है ना वो किसकी होती है, संपाती रेखाओं की होती है।
और जो संपाती रेखाएं होती है वो संगत भी होती है और इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा और जब इसके अनेक हल प्राप्त होंगे ना तो हम इसको वज्र गुणन विधि से यहां पर हल नहीं करेंगे। फिर इसका जो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक समीकरण आपको और दे रखा है, इसको भी आपको सेम इसी प्रकार से चेक करना है कि इसका हल कैसा है। अगर अद्वितीय हल आएगा तो हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और समीकरण है चौथे में x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण था 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में पहले तो आपको चेक करना है हल, भाई कितने हल प्राप्त होने वाले हैं। तो a1 बाई a2 को चेक करेंगे, a1 बाई a2। a1 और a2 है x के गुणांक, ये x किससे गुणा हो रहा था 1 से, तो x का गुणांक 1 और नीचे वाला x गुणा हो रहा था 3 से, तो इसके गुणांक 1/3 है, तो इसको हम दे सकते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3। फिर आप निकालेंगे b1 बाई b2। b1 कौन है, y का गुणांक, y किससे गुणा हो रहा है यहाँ पर माइनस के 3 से। दूसरे समीकरण में y किससे गुणा हो रहा है माइनस के 3 से, माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/1, ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में देखो a1 बाई a2 1/3 था और इसमें b1 बाई b2 क्या था 1/1, दोनों बराबर नहीं है। तो समीकरण 3 व 4 से हमें जानकारी ये मिली कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो ये जो समीकरण निकाय है ना, ये कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, यानी ऐसी स्थिति में इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय रूप से एक हल। और जब अद्वितीय हल प्राप्त होंगे ना तो आपको समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल भी करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों समीकरण 0 के बराबर होने चाहिए, जो कि इसमें 0 के बराबर ही है। फिर आप x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद को रख ले। तो x का गुणांक है 1, अचर पद ये y का गुणांक हो गया -3 और अचर पद है इसमें -7। ठीक है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 3, y का गुणांक कौन है -3 और अचर पद कौन है -15। ऐसे आपको इनको लिख लेना है, बस और कुछ नहीं करना, लिखना है जैसे गुणांक है वैसे के वैसे आपको लिख लेने हैं और कोई भी काम आपको नहीं करना, कोई काटना पीटना जोड़ना घटाना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सीधे के सीधे गुणांक ऐसे ऊपर नीचे लिख लेना। अब इसको हम फार्मूले में रखेंगे, x बट्टे बराबर y आएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह का, फिर बट्टे की लाइन खींच देनी है और अचर पद के लिए 1 आएगा ऐसा। x के नीचे क्या नहीं आएगा, ये जो x का गुणांक है ये काम नहीं करेगा, इसको छोड़ेंगे, बाकी को तिरछा गुणा करेंगे इससे। तो ये x था ना, x के नीचे हमने x का जो गुणांक है वो उठाना है, तो -3 को -15, इनको ऐसा कैसा गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 15 थी 45 आपको यहाँ पर रखना है। बाद में इन दोनों को गुणा करना है और गुणा करने के बाद में जो संख्या है उसका चिन्ह बदल करके यहाँ पर लिखना है। माइनस के 7 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो गया 7 थी 21, 21 प्लस का हुआ, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदल के लिखेंगे तो 21 माइनस का हो जाएगा। y के नीचे y काम नहीं करेगा, y के नीचे जो y के गुणांक थे ना इसको उठा लेना है, तो ये काम करेंगे, यानी 1 इससे गुणा होगा -15 से, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15 एकम 15। अब 7 को 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 7 थी 21, 21 किसका माइनस का, पर इनका चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो माइनस का जो 21 था वो यहां पर आकर के क्या बन जाएगा प्लस का 21 बन जाएगा। और अचर के नीचे अचर काम नहीं करेगा, 1 को हम 3 से गुणा करेंगे माइनस वाले से, तो 3 एकम 3, किसका 3 माइनस का 3, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो चिन्ह भी बदला जाएगा, -3 को प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 थी 9, 9 किसका माइनस का, पर चिन्ह बदला जाएगा तो ये 9 जाएगा प्लस का। हो गया इतना कार्य। अब आगे बढ़े हम, तो देखो x, अब 45 और 21, 45 प्लस का 21 माइनस का, तो 45 में से हम किसको घटा देंगे 21 को,
तो आपको यहां पर कितने मिल जाएंगे 24 बराबर माइनस का y माइनस का 15 प्लस का 21 ये भी कटेंगे 21 में से 15 जाएगा तो यहां पर कितने बच जाएंगे 6 और बराबर में है 1/6 क्योंकि 9 में से भी 3 जाएगा 3 माइनस का 9 प्लस का तो 6। अब ये y ऊपर वाला माइनस का है ना तो इसको हम बाद में प्लस का कर लेंगे तो संबंध 1 2 व 3 तो पहले हम लेंगे संबंध 1 व 3 से क्योंकि हमें अक्ष और y का मान निकालना है तो अक्ष 1 में मिल जाएगा 3 में अचर पद है तो अक्ष और अचर पद को लेंगे एक बार y और अचर पद को लेंगे दोनों का मान हमें पता चल जाएगा। संबंध 1 व 3 से तो 1 में कौन है अक्ष बट्टे 24 बराबर 3 में है 1/6। अब ये 24 यहां पर क्या कर रहा है भाग ही तो लगा रहा है बट्टे में और भाग दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा तो अक्ष बराबर होगा 1/6 और जो 24 भाग में था वो यहां पर आ जाएगा गुणा में और 6 24 को कितने बार में काट देगा 4 बार में तो अक्ष बराबर हो जाएगा 4 एकम 4। अक्ष का पता चल गया हमें। अब इसके बाद में y का पता लगाने के लिए संबंध 2 व 3 को अपन काम में लेने वाले हैं तो यहां पर लिखेंगे अपन संबंध 2 व 3 से तो दूसरा संबंध तो था माइनस का y/6 और तीसरा संबंध था 1/6। अब ये जो 6 ना वो यहां पर क्या है भाग में है तो भाग दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा यानी कि 1/6 से गुणा कौन होगा 6 और 6 से 6 कट जाएगा तो माइनस y किसके बराबर है 1 के बराबर। अब y के बराबर बताना था ये चिन्ह माइनस का है तो हम इसके चिन्ह चेंज कर देंगे और चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का y प्लस होगा और प्लस का जो 1 था वो माइनस का 1 बन जाएगा इस तरह से। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है पहले का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जो आगे वाला क्वेश्चन है वो हम इसमें सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन को समझें कि a और b के मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी ये कह रहा है कि a और b का कौन सा मान होगा जिनके लिए ये दोनों समीकरण युग्म है वो अपने अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त करेंगे। और आपको बता रखा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल की जो शर्त वो क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये जो शर्त है ना वो तो किसके लिए है अद्वितीय हल के लिए एक हल प्राप्त होगा। ये a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यहां पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा रेखाएं असंगत होगी और रेखाएं समांतर होगी। ये जो तीसरी कंडीशन a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो रेखाओं के अनेक हल प्राप्त होंगे अपरिमित रूप से रेखाएं संपाती होगी और साथ के साथ संगत भी होगी। इस क्वेश्चन में आपको ये वाली कंडीशन दी गई है क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले तो हम इन दोनों समीकरण को यहां पे रख लेना उसके बाद में देखते हैं हम इसका क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का है ये फर्स्ट। पहला समीकरण है 2x + 3y = 7 इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1 और दूसरा समीकरण हमारा a - b × x प्लस a + b ब्रैकेट में × y बराबर में है 3a प्लस का b और माइनस का 2 इसको हमने दे दिया यहां पर समीकरण नंबर 2। अब यहां पर कंडीशन ये है कि ये दोनों रैखिक समीकरण है ना इनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होने की शर्त तो हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होने की शर्त। अब अनेक हल प्राप्त होने की जो शर्त है ना वो क्या है तो वो शर्त होती है आपकी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होने की शर्त ये है। अब इस शर्त में हम मान रखेंगे और यहां से क्योंकि हमें a का और b का मान प्राप्त करना है और इन दोनों समीकरणों में देखा जाए ना तो अक्ष है y है a है और b है यानी टोटल जो अज्ञात मान है वो कितने हमारे पास 4 अज्ञात मान है और 4 जो अज्ञात मान है उनको ज्ञात करने के लिए समीकरण कितने होने चाहिए 4।
लेकिन 4 समीकरण था नहीं, समीकरण तो 2 ही दे रखे। तो इनमें से 2 चर को तो ये जो कंडीशन है ना वो हटा देगी, कौन से को, x और y को, क्योंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 x के गुणांक y के गुणांक और अचर पद रखा जाएगा, जिसमें x और y तो आएंगे नहीं। अब x और y ऐसे हट जाएंगे तो उसके बाद में बचेगा कौन, a और b तो बचेगा, और a और b में हमें 2 समीकरण मिल जाएंगे और वो आसानी से हम ज्ञात यहाँ पर कर पाएंगे। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर a1/a2 दोनों समीकरणों में x के गुणांक रखेंगे। पहला जो समीकरण है ये x किससे गुणा हो रहा है, 2 से, तो इस a1 की जगह हम लिखने वाले हैं 2 बट्टा a2 सेकंड समीकरण में देखो x ये रहा, ये x किससे गुणा हो रहा है, a माइनस बी से गुणा हो रहा है ना, तो यहां पर a2 वाली जगह कौन आ जाएगा, a माइनस बी, बराबर की जगह बराबर रहेगा। b1 और b2 कौन होते हैं, y के गुणांक, b1 यानी पहले समीकरण में y का गुणांक, यह ना पहला समीकरण, इसमें y किससे गुणा हो रहा है, 3 से, तो y का गुणांक है ना वो यहां पर रख दिया जाएगा 3। b2 सेकंड समीकरण में y का गुणांक, ये y यहां पर गुणा का चिन्ह, y किससे गुणा हो रहा था, a प्लस बी, यानी पूरे कोष्टक से गुणा हो रहा था, तो यहां पर आ जाएगा आपका a प्लस बी, बराबर c1 में कौन आएगा, अचर पद, अचर पद कौन सा, जो बराबर के बाहर है, बराबर के बाहर कौन है 7, और उसमें बराबर के बाहर कौन है 3a प्लस बी माइनस 2, तो ये कंप्लीट आ जाएगा, तो यहां पर तो आ जाएगा 7, और इसमें से कौन आ जाएगा 3a प्लस का b और माइनस का 2। ठीक है, अब यहां पर देखो ये संबंध फर्स्ट, ये संबंध सेकंड, और ये वाला थर्ड हो जाएगा, इनमें x और y नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर लेंगे, तो a और b में एक समीकरण तो यहां से आ जाएगा, एक बार हम फर्स्ट और थर्ड को बराबर कर लेंगे, एक समीकरण यहां से आ जाएगा, क्योंकि वज्र गुणन विधि में भी कुछ आप लोगों ने देखा था, ऐसे तीनों बराबर आए थे ना हमारे पास, उसी टाइप से हम बारी बारी से इनको बराबर करेंगे, और यहां से a और b में हम 2 समीकरण प्राप्त कर लेंगे, और बाद में उन दोनों को हल करेंगे, तो a का और b का हमें पता चल जाएगा। तो हम यहां पर लेने वाले हैं संबंध 1 व 2 से, यानी संबंध में फर्स्ट और सेकंड का मैं ले रहा हूं, तो फर्स्ट में तो है 2/a/b, a माइनस बी, और जो आपका सेकंड है उसमें है 3/a प्लस बी। अब देखो दोनों तरफ एक एक बट्टे का निशान आ गया, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वज्र गुणा, बराबर बट्टा और बट्टा, 2 को तो a प्लस बी से गुणा करेंगे, 3 को a माइनस बी से गुणा करेंगे, तो 3 को तो हमने गुणा कर लिया किससे, a माइनस बी से, बराबर, और 2 गुणा हो जाएगा आपका a प्लस बी से। यहां इसको अपन हल करेंगे तो हमें एक समीकरण और मिल जाएगा जो a और b के रूप में होगा। 3 को a से गुणा करेंगे 3a आ जाएगा, फिर 3 को माइनस के b से गुणा करेंगे ना, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का 3b, बराबर 2 को a से गुणा करेंगे तो 2a, और 2 को b से गुणा करेंगे ना तो 2b। अब a और b को अपन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेकर के आएंगे ताकि ये सही समीकरण बन सके। 3a माइनस 3b, 2a प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का, 2b प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू में कौन रहेगा 0। अब देखो यहाँ पर 3a प्लस का है और यहाँ पर ये भी a है, पर ये वाला 2a माइनस का है, तो 3a प्लस का 2a माइनस का घटेंगे ना, और 3a में से 2a चला जाएगा तो सिर्फ एक a ही बचेगा, फिर 3b माइनस का 2b भी माइनस का, 2b और 3b मिलकर के माइनस का 5b हो गया, और बराबर में कौन बचा 0। ये हमें एक नया समीकरण मिल गया a और b में, जिसे हम नंबर दे देते हैं 3, क्योंकि 2 समीकरण हमारे पास पहले से थे 1 और 2, लेकिन वहां अक्ष भी था, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त में जब हमने मान रखा तो वहां से अक्ष और y हटा दिए गए, उसके बाद में हमें ये रिलेशन मिला, इसमें से हम 1 और 2 को लेकर के हल कर रहे हैं, तो हमें एक समीकरण यहाँ पर बन चुका हमारे पास, जिसको हमने नंबर दे दिया 3। अब अगर a और b में एक समीकरण और बन जाएगा तो हम फिर उनको आसानी से यहाँ पर हल कर पाएंगे। तो इसके लिए अभी हमने संबंध 1 व 2 को काम में लिया था, तो अब आप संबंध 1 व 2 या संबंध 1 व 3 को आप यूज में ले सकते हो। तो संबंध 1 व 3 से, यानी फर्स्ट और थर्ड को हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो फर्स्ट संबंध है 2/a माइनस बी, बराबर है तीसरा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो तीसरा संबंध है 7/3a प्लस बी और माइनस का 2। देखो यहां भी बट्टे का निशान है, यहां भी एक ही बट्टा है, दोनों तरफ एक एक बट्टा है, बीच में बराबर का चिन्ह है,
तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिरछा गुणा। 7 को तो ए माइनस बी से गुणा कर लो, तो ये तो हो जाएगा 7 इंटू ए माइनस बी बराबर ये कंप्लीट गुणा हो जाएगा 2 से, तो 2 गुणा 3a प्लस बी और -2 इस तरह से। अब 7 को इससे गुणा करेंगे तो 7a आ जाएगा, 7 को माइनस के बी से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के 7b, 2 को इससे गुणा करेंगे 3a से, क्योंकि कोष्टक का पूरे से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6a, फिर 2 को b से गुणा करेंगे ना तो प्लस का 2b, और 2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन सबको अपन अंदर की तरफ लेकर के आएंगे, 7a माइनस 7b, 6a है ना, अंदर लाएंगे तो माइनस का ही 2b हो जाएगा, और माइनस का 4 अंदर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू में कौन हो जाएगा यहाँ पर 0। ए देखो 7a और माइनस का 6a, 7a प्लस का 6a माइनस का, तो 1a बच गया प्लस का। b को नोट करें तो 7b माइनस का, 2b माइनस का, 7 और 2 9, तो माइनस के हो गए 9b और प्लस का हो गया 4 इक्वल टू 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम समीकरण 3, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और समीकरण 4, इन दोनों को हम हल करेंगे, वो भी वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, और यहां से ए का और बी का पता लगाएंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में ए के, बी के और अचर पद के गुणांक लिख लेने हैं। तो समीकरण 1 में ए का गुणांक तो कितना है 1, और बी का गुणांक कितना है -5, अचर पद इसमें है 0, ठीक है। चौथे समीकरण में देखो ए का गुणांक तो है 1, बी का गुणांक है -9 और अचर पद कितना है 4। वज्र गुणन विधि को जब यूज में लेते हैं तो दोनों समीकरण 0 के बराबर होने चाहिए, तो देखो दोनों 0 के बराबर थे। अब ए और बी में समीकरण था तो फार्मूला बनेगा ए बटे बराबर माइनस का बी फिर बटे में और बराबर अचर पद के लिए 1। अब ए के नीचे कौन आएगा, ए के गुणांक नहीं आएंगे, के गुणांक मतलब ये चीजें अब यहाँ पर काम नहीं करेगी, इनका तिरछा गुणा आपको यहाँ रखना है। -5 को 4 से गुणा करेंगे ना तो माइनस का हो जाएगा 5 चौके 20, फिर 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। अब 0 का चिन्ह बदलो चाहे मत बदलो, से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस बी के नीचे बी का गुणांक नहीं लिखना है, यानी ए को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, फिर इस 0 को 1 से गुणा करेंगे पर ये तो 0 ही आ गया, तो 0 का 0 ही रह जाएगा। अचर के नीचे अचर पद को नहीं रखेंगे, इनका गुणा करेंगे। ए को -9 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -9, ये -5 इस 1 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा -5, लेकिन इसका चिन्ह बदलना पड़ता है, तो -5 था वो +5 बन जाएगा। यह है वज्र गुणन विधि। अब देखो ए के नीचे तो कौन आ गया -20, फिर माइनस का बी है, इसके नीचे कौन आ गया सिर्फ 4, और बराबर में था 1, 9 माइनस का 5 प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा -4। हो गया इतना कार्य। अब आपको करना क्या, वही संबंध यहां पर लेते हुए ए और बी का पता लगाना है। तो इसको हम संबंध 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। तो संबंध 1 व 3 से 1 और 2 को बराबर नहीं करना, अगर 1 और 2 को बराबर करके हम हल करेंगे तो ए और बी दोनों साथ रह जाएंगे, मान ज्ञात नहीं होगा। एक बार ए का लेंगे, एक बार अचर पद लेंगे, तो यहां पर है a बट्टे -20, ये किसके बराबर हो गया 1 बट्टे -4 के। अब ये जो -20 है ना वो a में भाग लगा रहा है, और भाग उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो a बराबर उधर कौन था 1 बट्टे -4, और ये गुणा किससे होगा -20 से। अब देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 4 है ना 20 को काट देगा 5 बार में, 4 पंजे 20, एक का मान तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यानी एक का पता हमें चल चुका है। फिर आप आगे क्या करोगे, संबंध 2 और 3 को हम काम में ले लेते हैं। किसको, संबंध 2 और 3 को काम में लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे संबंध 2 व 3 से। तो दूसरे में तो था माइनस का b बट्टे 4 बराबर यहां पर था 1 बट्टे -4, ये 4 यहां पर क्या कर रहा है भाग लगा रहा है, उधर भी भिजवा दो गुणा में चला जाएगा, तो -b बराबर है 1 बट्टे -4 और गुणा 4 से 4 कट जाएगा, तो -b किसके बराबर आया -1 के बराबर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब b माइनस का तो चिन्ह बदल दो पूरे समीकरण के, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1।
तो इस समीकरण में a का मान 5 आएगा और b का मान 1 आएगा। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हमने करवा दिया है। कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम हल करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड में दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड। तो अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। और सेकंड वाले में आपको जो जानकारी दी गई है वो है ये के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है कि जो कंडीशन है वो क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होता है, ये बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2। तो इसमें समीकरण 3x + y = 1, इसको दे दो एक समीकरण। दूसरा जो समीकरण है वो बनेगा 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर है 2k + 1। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कोई हल प्राप्त नहीं होता है, युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल न होने की शर्त, कोई हल प्राप्त न होने की शर्त। अगर दो समीकरण निकाय का अगर कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है ना, तो उसकी शर्त होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं, पर c1/c2 के बराबर नहीं होता। यह शर्त होती है कोई भी हल प्राप्त न होने की। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था अपरिमित रूप से अनेक हल, और अनेक हल में तीनों रेखाएं यानी तीनों जो कंडीशन बराबर रहती है। तो a1/a2 कौन होता है, दोनों समीकरणों में अक्ष के गुणांक। तो पहले में अक्ष वो किससे गुणा हो रहा है, 3 से, तो यहां पर तो आ जाएगा 3। a2 कौन है, दूसरे समीकरण में अक्ष का गुणांक। अक्ष किससे गुणा हो रहा है, इस ब्रैकेट से, ब्रैकेट में कौन है 2k - 1, तो यहां पर आ जाएगा 2k - 1 यानी 3/2k - 1 बराबर में b1/b2, b2 और b1 होगा y का गुणांक। इसमें y किससे गुणा हो रहा है 1 से, और b2 सेकंड में जो y है वो किससे गुणा हो रहा है k - 1 से, तो यहां पर अपन k - 1 रख देंगे। और फिर बराबर है c1/c2, c1/c2 अचर पद। दोनों में अचर पद या तो बराबर में रहनी चाहिए, तो बराबर का 1 है, और उसमें भी बराबर में 2k + 1 है। यानी अचर पद की पोजीशन इक्वल होने पर ही आप उनकी तुलना करेंगे। ऐसा ना हो कि एक अचर पद हो तो बराबर के बाहर हो, और एक अचर पद ना वो बराबर के अंदर हो, तो आप उनकी तुलना ना करें, उनको एक सेम पोजीशन में बना करके तुलना करें। तो यहाँ पर दोनों ही बराबर के बाहर है, इनकी तुलना यहाँ पर की जा सकती है। 1/, वहां से कौन आ जाएगा 2k + 1, जबकि ये बराबर नहीं है। अब हमें k का मान पूछा गया था, k के किस मान के लिए, तो k का मान कहां से निकलेगा, इन दोनों कंडीशन से निकल जाएगा, फर्स्ट व सेकंड से। तो हम यहां पर लेंगे संबंध, कौन सा संबंध, फर्स्ट व सेकंड से। इन दोनों को अपन हल करेंगे। तो पहला संबंध 3/2k - 1 और दूसरा संबंध था 1/k - 1। अब इनको अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर तिरछा गुणा कर सकते हैं, यानी 3 तो इससे गुणा हो जाएगा और 1 इससे गुणा हो जाएगा। 3 को आप इससे गुणा करेंगे तो 3k - 1 बराबर 1 गुणा होगा 2k - 1 से। ठीक है, 3 को कैसे गुणा करेंगे, तो 3k, और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 बराबर 1 को 2k - 1 से गुणा करेंगे तो ये 2k - 1। अब k को अंदर की तरफ लेकर के आएंगे, ये 3k प्लस का है, ये वाला 2k इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, बराबर में 1 माइनस का पहले से अचर पद था, और ये 3 किसका था, माइनस का, बाहर निकाल दो तो ये 3 बन जाएगा प्लस का। हो गई इसकी स्थिति। अब 3k में से हम किसको निकाल देंगे, 2k को निकाल देंगे। 3k में से 2k गया ना, तो कितना बच गया 1k, और बराबर 1 माइनस का 3 प्लस का है, तो यहां पर बच जाएगा 2। तो यहां से जो k है ना, इसका मान कितना निकल करके आ गया, 2 निकल करके आ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नरेखिक समीकरणों का जो युग्म दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधियों से हल करना है।
किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं वो भी आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। तो पहले तो हम इसको वज्र गुणन विधि से कर लेते हैं। तो मैं तीसरा क्वेश्चन यहां बना देता हूं। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें दोनों समीकरण अपन रख लेते हैं। 8x प्लस का 5y और बराबर में कौन है 9, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2। कौन कौन सी विधियों से हल करना है? प्रतिस्थापन से और वज्र गुणन से। तो चलो पहले हम इसको प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि भी आपको अच्छे से बताई गई है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को x या y के बराबर करेंगे और वो मान किसी अन्य समीकरण में हम रख देंगे। अब x या y के बराबर करने के लिए मैंने आपको एक अच्छा तरीका यह बताया था कि जिसमें x या y का गुणांक सबसे कम होना, समीकरण को आप उसके बराबर कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप उसके बराबर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ज्यादा होने वाली है नहीं। तो देखो समीकरण 2 में y का गुणांक 2 सबसे छोटा है ना, तो हम समीकरण 2 को y के बराबर कर लेंगे। तो यहां से देखो 2y को तो मैं यहीं रख लेता हूं, बराबर में 4 था ही था, 3x किसका था प्लस का, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा किसका माइनस का। लेकिन अभी भी ये y के बराबर नहीं आया है, तो y के बराबर करने के लिए 4 माइनस 3x तो बराबर में था, 2 यहां पर गुणा में था, दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। इसको हम नंबर दे देते हैं कितना 3। अब ये जो y का मान है ना, हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो ये y का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में y बराबर 4 माइनस 3x बाई 2 रखने पर ये मान हम इसमें रख देंगे। तो देखो 8 की जगह 8 रहेगा, x का x रहेगा, प्लस का प्लस, 5 का 5, बीच में चिन्ह किसका था गुणा का y, और y की जगह आपको ये रखना है। तो y की जगह किसको रखेंगे 4 माइनस 3x बाई 2 को रखेंगे। ठीक है, बराबर में कितना था 9। अब ये 5 इस पूरे से गुणा होने वाला है, तो 5 को हम इस पूरे से गुणा करवा देते हैं। तो देखो ये तो रह गया 8x का 8x प्लस का प्लस, 5 गुणा होगा किससे 4 से, या आप इसके बटे में 2 है, इस 2 को हटाने के लिए हम इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा भी करवा सकते हैं। तो 2 से गुणा करवा लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो 8x को भी हमने 2 से गुणा कर दिया, प्लस ये जो 5 है इसको भी हमने 2 से गुणा कर दिया। तो 2 गुणा 5 है, तो ऑलरेडी पहले से गुणा चल ही रहा था, 4 माइनस 3x बाई 2, और बराबर में 9 को भी हमने किससे गुणा कर दिया 2 से। तो इस पूरे समीकरण को हमने किससे गुणा कर दिया 2 से। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये बट्टे में जो 2 था वो इस 2 को काट देगा, क्योंकि यहां पर गुणा चल रहा था। अब 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x, प्लस ये जो 5 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, प्लस का 5 प्लस का है, लेकिन 3x माइनस का है, तो प्लस माइनस 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 क्या जाएंगे 5 की 15x, और बराबर में है 9 दूनी 18। अब 16x तो प्लस का है, 15x माइनस का है, 16x में से 15x चला जाएगा तो आपको मिलेगा 1x, और बराबर में कितने हैं 18। ये जो 20 यहाँ पर अचर पता बाहर निकलेगा ना, तो माइनस का 20 बन जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 18 माइनस 20, यानी कि माइनस का 2। तो हमें पता चला कि x का मान है ना वो कितना आया माइनस का 2। अब y का मान निकालने के लिए हम x का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो आप लिख देंगे समीकरण 3 में x बराबर -2 रखने पर, तो समीकरण 3 ये रहा, y बराबर 4 माइनस 3 गुणा x की जगह रखना आपको -2, और बटे में कौन था 2, आ गया पूरा का पूरा। y बराबर 4, माइनस और माइनस गुणा में प्लस हो जाएंगे, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बटे 2, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 बटे 2, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने इस समीकरण को हल कर दिया है, और प्रतिस्थापन विधि से जब आपने इसको हल किया तो x का मान तो -2 आया और y का मान प्लस का 5 आ गया। अब हम इसी समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, और वज्र गुणन विधि से जब हम समीकरण को हल करते हैं ना, तो पहली शर्त तो यह है कि दोनों समीकरण 0 के बराबर होने चाहिए। तो 9 को हम अंदर लाएंगे, तो देखो 8x
प्लस 5y, और जो 9 प्लस का था अंदर आकर के हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। सेकेंड समीकरण को भी सेम ऐसा ही करना है, 3x प्लस का 2y, 4 यहाँ पर प्लस का था अंदर लेकर के आएंगे तो माइनस का बराबर 0। अब इसमें हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, आंसर यही आएंगे, आंसर नहीं बदल सकते, आपका मेथड भले बदल जाए लेकिन आंसर नहीं बदल सकता। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या आवश्यकता है, तो इसके फार्मूले की आवश्यकता है। तो वज्र गुणन विधि के लिए फार्मूला होता है x बट्टे बराबर माइनस का y बट्टे और 1 बटे, ये होता है। अब यहां नीचे रखने के लिए हमें x y और अचर पद के गुणांक चाहिए। पहले समीकरण में x का गुणांक तो है 8, अचर पद कितना है 5, ये सॉरी y का गुणांक है 5 और अचर पद इसमें माइनस का 9। दूसरे समीकरण को भी सेम ऐसे लिखना है, x का गुणांक तो कितना है 3, y का गुणांक कितना है 2 और अचर पद कितना है माइनस का 4। ये लिख लेना, ये आपका रफ वर्क होगा, सिर्फ इसका फिर में कोई लेना देना नहीं है। अब इसका नियम यह कहता है वज्र गुणन विधि में कि x के नीचे x को नहीं रखना है, y के नीचे y काम में नहीं आएगा और अचर के नीचे अचर काम में नहीं आएगा। तो अभी हमें x की डिटेल बढ़नी है, तो इसमें ये x के जो गुणांक है ये काम में नहीं लेना, ये हटा दिया हमने। तो अब काम में कौन आएगा 5 का, तो इस -4 से गुणा काम में लेना है और इन दोनों को गुणा करें तो चिन्ह भी बदल देना है। 5 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का हो गया 5 चौके 20, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, किसका माइनस का, पर इसका चिन्ह बदलना है तो ये बन जाएगा प्लस का 18। y के नीचे y को काम में नहीं लेना, यानी y के गुणांक छुपा देने हैं। तो फिर 8 किससे गुणा होगा -4 से, तो प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32। अब माइनस के 9 को 3 से गुणा करना है, चिन्ह बदलना है, तो 9 3 27, 27 किसका माइनस का, लेकिन इसको हम लिख देंगे यहां पर प्लस का। अचर पद के नीचे अचर को काम में नहीं लेना इसको, तो काम में किसको लेना 8 को और 2 को, तो 8 दूनी 16, 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, पर इसका चिन्ह बदलेगा, प्लस का 15 था तो हम इसको लिख देंगे माइनस का 15। बस यही वज्र गुणन विधि में काम में लिया जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे, x बोलो माइनस का 20 है और प्लस का 18 है, तो माइनस का 20 ज्यादा था प्लस का 18 कम था, तो यहां पर माइनस के 2 रह जाएंगे। बराबर में माइनस का y है, बटे में देखो 32 तो है माइनस का और 27 है प्लस का, तो 32 माइनस का 27 प्लस का, तो ये ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस के 5 आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 27 चले जाएंगे 32 में से तो 5 बचेंगे लेकिन माइनस के। और यहाँ पर है 1 बट्टा 16 में से 15 जाएगा तो 1, और इसमें माइनस से माइनस आपका कट भी जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, तो रिलेशन लेंगे हम फर्स्ट और सेकंड का, यानी संबंध रखेंगे हम किस किस में, पहले का और तीसरे का, संबंध 1 व 3 से। तो पहला संबंध तो है x बट्टे -2 और तीसरा संबंध है 1 बट्टा 1। अब ये जो -2 है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको भाग ही तो लगा रहा है ना, इसमें भाग उधर जाएगा तो गुणा में, यानी -2 उस 1 से गुणा होगा, तो x बराबर 1 से गुणा होगा कौन, माइनस का 2, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा। उसमें भी x बराबर -2 आया था, इसमें भी x बराबर -2 ही आ गया। फिर लेंगे हम इसका सेकंड और थर्ड। अब अपन लेंगे इसका संबंध सेकंड व थर्ड से। तीसरा जो संबंध है और दूसरा जो संबंध है, दूसरा तो y बट्टे 5 और तीसरा है 1 बट्टा 1। यहाँ पर ये जो 5 है ना वो क्या कर रहा है, भाग ही तो लगा रहा है, और भाग उधर चला जाएगा गुणा में, तो y बराबर 1 गुणा 5, यानी y का जो मान है वो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखो y 5 था, 5 मिल गया, x बराबर -2 था, x बराबर -2। अब आप देखिए कि हमने दोनों विधियों से इस समीकरण को हल किया है, आपको कौन सी विधि ज्यादा आसान लगी। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देते हो तो मुझे इस प्रतिस्थापन से अच्छी वज्र गुणन विधि यहाँ पर लगी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हमें वज्र गुणन विधि अच्छी लगी। अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन हल करेंगे, और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन की संख्या है 5। यह भी आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है किसी बीजगणितीय विधि से। यानी यहां पर आपको बोला गया है कि आप बीजगणित के लिए कोई भी विधि यूज में
ले सकते हो। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि वज्र गुणन विधि ही लो, आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी काम में ले सकते हो, वज्र गुणन विधि भी काम में ले सकते हो और विलोपन विधि भी आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब निश्चित है, जो महीने का खर्चा होगा उसका एक भाग तो फिक्स है, नियत वो आपसे लिया ही लिया जाएगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है तो उससे 1000 रुपए लिए जाते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इसमें दो चीजें पूछी है, एक तो नियत व्यय पूछा गया है और एक प्रतिदिन का भोजन का मूल्य आपसे पूछा गया। तो हम इन दोनों चीजों को यहाँ पर पहले तो मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट हो जाएगा। तो माना नियत व्यय, तो नियत व्यय हो गया यहाँ पर कितना, x रुपया मान लिया, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। अब यहां पर क्या है कि जो नियत खर्चा है उसका छात्रावास का वो तो है 800 रुपया, और प्रतिदिन भोजन अगर वो लेगा तो हर रोज के उसको y रुपए और देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी है ए जो 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन, और 20 दिन के उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है भाई, नियत है वो तो लागू होगा ही होगा, तो अक्स तो उसके लगेगा ही लगेगा, प्लस रोज का कितना रुपए लगता है y, और उसने भोजन कितने दिन लिया, 20 दिन, तो कितना हो जाएगा 20 गुणा y यानी कि 20y, और उसका टोटल बिल है ना वो कितने का बनेगा, 1000 रुपए का, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी स्थिति में जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन भोजन करेगा तो नियत अक्ष तो उसके भी लगेगा, प्लस एक दिन का y लगता है तो 26 दिन का 26y उसको और लग जाएगा, और टोटल मिलाकर के उसका जो खर्चा था वो बन गया 1180 रुपए। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर हल करेंगे। हल करने के लिए आपको कोई भी मेथड है वो यूज में ले सकते थे, तो इन दोनों में देखो अक्स बराबर है ना, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि है वो आसानी से यूज में ले सकते हैं। तो विलोपन विधि में अपन क्या करेंगे, अक्स का यहाँ पर विलोपन कर देंगे, तो अक्स प्लस 26y बराबर 1180, ये समीकरण, इसके नीचे उस समीकरण को रख लेंगे, अक्स प्लस 20y और बराबर 1000। अब जो बराबर है उनको काटने के लिए हम चिन्ह बदल देंगे कि दोनों इसमें प्लस के रह गए ना, तो ये माइनस का, ये प्लस था माइनस का, ये माइनस का, ये एक्स तो कट गए, 26y प्लस का 20y माइनस का, तो यहाँ पर बच जाएंगे 6y वो भी प्लस के, और इधर 1180 में से 1000 चले जाएंगे तो 180 रह जाएंगे, 6y बराबर 180, बीच में चिन्ह गुणा कर गुणा चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 180 बटे 6 का भाग लगाएंगे तो 6 18 और 0 की 0, y बराबर 30। y कौन था, प्रतिदिन भोजन का खर्चा, तो प्रतिदिन उस विद्यार्थी को भोजन के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए। अब हमें अक्स का मान निकालना, अक्स का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में हम कहीं भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 30 रख दो, तो देखो अक्स की जगह x रहेगा, प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20 और गुणा y की जगह आ जाएगा 30, बराबर में था 1000। x प्लस 20 और 30 गुणा होंगे ना, तो 3 दूनी 6 और 2 0 600, बराबर में है 1000। 600 प्लस का बाहर निकाल दो, तो x बराबर 1000 माइनस 600 है, तो 1000 में से 600 को निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 400। तो नियत व्यय कितना हो जाएगा, 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का जो खर्चा है वो था y रुपया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 30।
तो प्रतिदिन का जो खर्चा वो यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें एक भिन्न का मतलब है अंश बट्टा हर यानी परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या आपकी 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से तो 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न आपको ज्ञात करनी। तो भिन्न का मतलब है कि उसको अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे ना। तो चौथे का सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। माना भिन्न, तो पहला काम तो होगा भिन्न को मानने का। तो हमने यहां पर भिन्न को मान लिया x बट्टा वाई। अब क्वेश्चन वाले ने साफ साफ कहा है कि ये भिन्न 1/3 हो जाएगी जब अंश में से 1 घटाया जाए। अंश को ना x में से 1 घटा दो, x माइनस 1/y, तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। और दूसरी शर्त यह बताई गई थी वो 1/4 भी हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें। हर में 8 जोड़ेंगे तो x बट्टा वाई, हर तो y था, y में 8 जोड़ दिया तो वही भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अब यहां से हम दो समीकरण बनाएंगे, इन दोनों को हल करके x और y का पता लगाएंगे। तो यहां पर जो 3 है ना वो तो x माइनस 1 से गुणा हो जाएगा और y 1 से। 3 को आप x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 3 ब्रैकेट x माइनस 1 और y को 1 से गुणा करेंगे तो y। 3 को x से गुणा किया तो 3x और 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3 बराबर y। y को अंदर ले आएंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे तो समीकरण बन जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर 3 प्लस का 3। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर यहां पर है इसमें ये तो 4 से गुणा हो जाएगा, ये y प्लस 8 1 से। 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x ही आएगा और y प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे। 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करें वही संख्या वापस आ जाती है। y को अंदर की तरफ ले लेंगे तो 4x y अंदर आएगा तो माइनस का बराबर में रह जाएगा 8। यह बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो अब हल करने के लिए यहां पर देखो कि y दोनों जगह इक्वल है, सेम है ना। अगर हम इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो y आसानी से कट जाएगा और x का हमें तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो समीकरण नंबर 2 है ये वाला, इसके नीचे हम समीकरण 1 को ऐसा कैसा लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर देखो 3x माइनस का y और बराबर में कौन है? 3। अब जो बराबर है उनको काटना है तो यहाँ पर y माइनस का था, यहाँ पर भी y किसका था? माइनस का। तो हम इस समीकरण के क्या कर देंगे? चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। y से y तो कट जाएगा। अब 4x तो प्लस का था, 3x था माइनस का, घटेंगे तो 4x में से 3x गया तो बच गया कितना? 1x। बराबर में 8 तो प्लस का, 3 माइनस का, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 प्लस का। तो हमें पता चल गया कि x है ना वो किसके बराबर है? 5 के बराबर। x मीन्स अंश का पता हमें चल चुका है, अभी हर का पता चलाना है। तो x बराबर 5 हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर तो देखो 3 गुणा x वाली जगह 5 माइनस वाई बराबर 3। ये बन गए 5 3 15। इस 3 को अंदर ले आएंगे, माइनस का y को बाहर निकाल देंगे तो प्लस का। 15 में से 3 गए तो 12 और बराबर में कौन है? y। यानी y किसके बराबर हो गया? 12 के। आता है भिन्न। तो भिन्न क्या थी? x बटे y थी। x वाली जगह 5 आएगा और y वाली जगह 12। तो हमारी जो भिन्न थी वो हो जाएगी 5 बटे 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। थर्ड देख लो इसका। तीसरा क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? आपसे यह पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो कुल प्रश्नों की संख्या कैसे पता चलेगी हमें?
कि हम सही प्रश्नों की संख्या यानी सही उत्तर की संख्या और अशुद्ध उत्तर की संख्या निकाल करके यदि उनको जोड़ देंगे ना तो टोटल प्रश्नों की संख्या का हमें पता चल जाएगा। तो हम मानेंगे, माना, तीसरा क्वेश्चन है, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या अक्स, यानी उसने अक्स प्रश्नों के उत्तर यहां पर क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। 1 मिनट, ऐसा मानने से तो काम बनेगा नहीं, शायद यही बनेगा, इसमें और कोई चांस है नहीं। प्रश्नों की संख्या से पता चल जाएगा, ठीक है। माना अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y ले लिया हमने। तो अब टोटल टेस्ट में प्रश्न कितने थे, अशुद्ध और शुद्ध दोनों को मिलाएंगे ना तो x प्लस वाई, यानी x और y का पता चल जाएगा तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या का भी पता चल जाएगा। अब समीकरण कैसे बनेंगे, यश ने एक टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे, यानी प्रत्येक सही उत्तर पर अगर 1% सही करेगा 3 नंबर मिलेंगे, 2% सही करेगा तो 2 गुणा 3 यानी 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन उसने कितने परसेंट सही किए हैं, अक्स, और हर सही के लिए 3 नंबर मिलेंगे, तो कितने नंबर मिल गए उसको, 3 अक्स, ठीक है। और अशुद्ध उत्तर पर उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1 नंबर की कटौती हो जाएगी। और अशुद्ध उसने कितने के थे, वाई, तो वाई गुणा 1 यानी ये इतने नंबर कट जाएंगे, तो भी उसके टोटल नंबर है ना वो 40 मिल जाएंगे। यह बन गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी पोजीशन, यदि उसे सही उत्तर पर 4 नंबर मिलते, सही उत्तर पर 4, जबकि उसने सही प्रश्नों के उत्तर दिए थे अक्स, तो अक्स को हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से, 4x, और कटौती बताई गई है, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते, तो 2 गुणा y यानी 2y नंबर उसके कट जाते, तो भी उसके नंबर कितने आ जाते, 50 यहां पर आ जाते। लेकिन सेकंड समीकरण में 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग लगा दो ताकि समीकरण थोड़ा छोटा हो जाए। 4x में भाग लगाएंगे 2 का तो 2x आ जाएगा, 2y में 2 का भाग लगाएंगे तो y आ जाएगा, और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो 25। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो, दोनों में y बराबर है ना, तो यहाँ पर विलोपन विधि आराम से काम कर जाएगी, यानी हम इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे रख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 40, पहला समीकरण। सेकंड समीकरण आपको इसके नीचे रख लेना है, तो सेकंड समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 25। जो बराबर है उनको काटने के लिए हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों माइनस के फिलहाल तो कटेंगे नहीं, तो इसलिए हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, और प्लस वाले को माइनस, ये y से y तो कट गया। ऊपर वाला 3x प्लस का, नीचे वाला 2x माइनस का घटेंगे, और 3x में से 2x चला जाएगा ना तो 1x आ जाएगा। अब 40 और नीचे 25, 40 तो प्लस का है, 25 माइनस का घटेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 15, यानी x बराबर 15 आ गया। 15 मीन्स उस विद्यार्थी ने अर्थात यश ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे, 15 के। अब x का मान जो 15 है ना वो हम किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर तो 3 गुणा x वाली जगह हम रख देंगे 15 माइनस y, और बराबर में आएगा 40। 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 × 45 माइनस का y, और बराबर 40। 40 को अंदर की तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और y को बाहर निकाल देंगे तो प्लस का हो जाएगा। 45 में से 40 गए तो बचेंगे 5, y का y बराबर 5, यानी उसने गलत उत्तर दिए 5 और सही उत्तर दिए 15, तो कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 15 और 5 20, यानी टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है,
कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों कारों की चाल मानते हैं। पहले तो माना दो कार है, एक तो ए से चलती है और दूसरी बी से। माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर। माना 20 ए से चलने वाली और बी से चलने वाली कार की चाल हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों कारें हैं, एक स्थान ए बताया गया है, एक स्थान बी बताया गया है। ठीक है, इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है ना वो बताई गई है 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दोनों कार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न का मतलब अक्ष और वाई अलग अलग है, इनमें कोई समानता नहीं है, एक ही दिशा में चलती है, दोनों एक ही तरफ चलती है, यानी दोनों एक ही तरफ, या तो दोनों जाएगी इस तरफ, ए भी इस तरफ जाएगी तो बी भी उसी तरफ चली जाएगी, या ए इस तरफ चलेगी तो बी भी इस तरफ चलेगी, यानी दोनों की दिशा सेम रहेगी। जब दिशा सेम होती है और दो गाड़ियां एक के पीछे एक चलती है ना, तो वहां पर उनकी खुद की चाल काम नहीं करती है, वहां पर जो चाल काम करती है ना वो सापेक्ष चाल काम करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल क्या होती है? जब दो वाहन एक दूसरे का पीछा करते हैं ना तो उन दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। जैसे मान लो कि इधर से कोई कार चल रही है, इसकी चाल है 40 किलोमीटर की और उसकी है 30 की। अगर ये कार उसका पीछा करेगी ना तो हर घंटे में ये 10 किलोमीटर की दूरी कम कर लेगी। भाई एक घंटे में ये वाली कार तो जाएगी 40 किलोमीटर दूर और वो वाली कार जाएगी 30 किलोमीटर दूर एक घंटे में, तो डिफरेंस कितने का कम हुआ? सिर्फ 10 का। तो जब दिशा सेम होती है तो उनकी चालों को घटाया जाता है, और अगर इनकी चाल विपरीत होती तो ये तो इधर जाती 40 और वो उधर चली जाती 30, तो हर घंटे उनका जो डिफरेंस है वो 70 का हो जाता। लेकिन यहां तो दोनों कारें क्या चल रही है? एक ही दिशा में चल रही है ना, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? चालों का योग। चालों का योग नहीं होगा, चालों का अंतर। कारण दिशा समान है। जब दिशा समान होती है ना तो सापेक्ष चाल अंतर में निकाली जाती है, तो दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इस हाल से जब वो चली ना दोनों कारें तो उनको कितना समय लग गया था? तो उन दोनों कारों को समय लगा था 5 घंटे का। और दूरी कितनी तय की उन्होंने? जो डिस्टेंस है वो उनके बीच में कितने की थी? 100 किलोमीटर की। दोनों कारों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी। ये 100 किलोमीटर उन्हें पार करनी है, और इस 100 किलोमीटर का फर्क मिटाने के लिए वो दोनों कारें 5 घंटे चलती है ना, तो फिर वो आपस में मिल जाती है। तो यहां पर देखो सापेक्ष चाल भी है, समय भी है और दूरी भी है। तो फार्मूला होता है हमारे पास चाल इंटू समय। चाल गुणा समय बराबर होती है दूरी। तो चाल तो कौन सी काम करेगी? यहां पर सापेक्ष चाल काम करेगी। सापेक्ष चाल कितनी है? x माइनस वाई। समय कितना था यहां पर? 5, और दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। ये 5 यहां पर क्या कर रहा है? इस पूरे से गुणा तो हो रहा ना, तो गुणा को उधर भिजवा दो भाग में। तो x माइनस वाई बराबर 100 में भाग लगा देगा 5, तो x माइनस वाई बराबर 20। एक समीकरण हमारे पास बन गया। अब अगर एक समीकरण और बन जाएगा ना तो x और y का हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में और कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि ए और बीच के दूरी जो 100 किलोमीटर थी वो हमने काम में ले ली। दोनों एक समय पर चलना प्रारंभ करती है भिन्न भिन्न चालों से,
एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटे पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है ना वो क्या है, अधूरा है, और इस अधूरी जानकारी के साथ हम x और y का मान यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर एक जानकारी आपको और देता है इस क्वेश्चन में, वो जानकारी मैं लिखवा देता हूं तो ये क्वेश्चन पूरा होता। अगर वो जानकारी एग्जाम में नहीं दी जाती है तो आपका जवाब यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर x और y की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो जानकारी है ना वो थोड़ी कम है, यानी जानकारी का अभाव है। तो यहाँ पर एक जानकारी और क्या होनी चाहिए थी, जब उनकी दिशा समान थी तो वो 5 घंटे में मिलते थे, जब वे विपरीत चलती, जब उनकी दिशा विपरीत होती तो वे दोनों, अब जब दिशा विपरीत होगी तो भाई उनकी जो सापेक्ष चाल वो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि सेम जो होती है दिशा उनमें तो घटती है और विपरीत में जुड़ती है। भाई चाल जुड़ेगी तो उनका जो डिफरेंस है वो भी जल्दी कवर होगा, और जल्दी कवर होगा तो इसका मतलब उनको टाइम भी कम लगेगा। तो पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब की बार कुछ कम लगेगा। तो यहाँ पर 1 घंटा भी हो सकता था, 2 घंटा भी हो सकता था, कुछ भी आपको दे सकता था, लेकिन 5 घंटे से कम देगा। तो वे दोनों 1 घंटे बाद मिलते हैं, मैंने लिख दिया वो दोनों 1 घंटे बाद मिलते हैं। आपकी आंसर माला के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1 घंटा लिखा, ठीक है, नहीं तो हम 1 के अलावा 2 3 4 कितने भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब 1 घंटे बाद मिलते हैं ना, तो अब की बार सापेक्ष चाल, दिशा कौन सी है, विपरीत है, और जब दिशा विपरीत होती है तो वहां पर सापेक्ष चाल हमेशा चाल का योग के बराबर होती है। सापेक्ष चाल इक्वल टू चालों का योग, यानी कि दोनों की चाल का आप ऐड कर देंगे। तो दोनों चाल कौन कौन सी है, एक चाल x थी और एक चाल y थी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अब की बार फार्मूला क्या बनेगा, चाल गुणा समय बराबर दूरी। दूरी तो अभी भी आपको वही 100 किलोमीटर की पार करनी थी, लेकिन अब की बार जो चाल है ना वो कौन सी है, x प्लस वाई है, और समय आपको कितना लगा था, 1 घंटा, और दूरी हमने कितनी तय की थी, 100। तो ये बन गया x प्लस वाई बराबर 100, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को अब यहां पर हम आसानी से हल कर सकते हैं, पर यह तभी संभव होगा जब ये डिटेल आपको इस क्वेश्चन में और दी जाएगी, जबकि हमारे क्वेश्चन में ये डिटेल है नहीं, तो ये प्रश्न फिलहाल अधूरा है। लेकिन ये डिटेल और दी जाएगी, क्योंकि आंसर माला में आपको इस डिटेल के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं। दोनों में x के गुणांक है, दोनों में y के गुणांक बराबर है, तो दोनों समीकरणों को आप ऊपर और नीचे रख सकते हो। x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। अब हम इन दोनों में देखो y प्लस का और y माइनस का, तो ये दोनों डायरेक्ट कट जाएंगे। तो x कितने हो गए, 2, 2x बराबर 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 120। 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह, गुणा चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 120 बट्टे 2, और 2 का भाग 120 में जाएगा 60 बार। तो ए कार है ना, ए से चलने वाली, उसकी चाल हमने रख दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब हम 60 और x का मान कोई भी एक समीकरण में रख सकते हैं। चलो समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर, तो x वाली जगह हम 60 रख देंगे, प्लस की जगह प्लस रहेगा, y का y बराबर 100। तो y बराबर 100, 60 प्लस का था बाहर निकल जाएगा तो माइनस का, यानी y बराबर आएगा 40। तो एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। फिर इसका अंतिम क्वेश्चन और देख लीजिए, उसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो अंतिम क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई, विमाई मीन्स लंबाई और चौड़ाई आपको यहां पर ज्ञात करनी है। तो हम इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, माना
आयत की लंबाई अक्ष तथा चौड़ाई बराबर y। हमने दोनों चीजें यहां पर मान ली। अब वो कह रहा है कि एक आयत है, तो पहले तो एक आयत की आवश्यकता है हमें, तो ये हमारी हो गई आयत। शुरुआत में ये आयत है आपके पास, जिसकी लंबाई x बताई गई थी, चौड़ाई उसकी y बताई गई थी। अब वो आगे इसमें क्या प्रयोग कर रहा है, वो कह रहा है कि लंबाई तो 5 कम कर दो और चौड़ाई 3 बढ़ा दो। तो लंबाई जो x थी ना, ये तो आपको 5 कम कर देनी है और चौड़ाई इसकी बढ़ा देनी है, मतलब ये आयत ऐसी बन जाएगी। यानी ये जो पहले लंबाई इसकी x थी ना, उसमें हमने 5 कम कर दिया, लंबाई x माइनस 5 हो गई, और चौड़ाई पहले कितनी थी y, उसमें हमने 3 बढ़ा दिया। ठीक है, 2 प्रयोग हो गए। तीसरा प्रयोग और कर रहा है, यदि लंबाई को तो 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दें, यानी लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, दोनों चीजें बढ़ानी है। इसी आयत में अब क्या करेंगे, हम लंबाई भी बढ़ा देते हैं इसकी और इसकी चौड़ाई भी बढ़ा देते हैं, दोनों चीजें बढ़ा देते हैं। पहले लंबाई कितनी थी इसकी x, तो चौड़ाई लंबाई को हमने कितना बढ़ा दिया 3, तो x में तो हमने 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई पहले y थी, इसमें हमने 2 बढ़ा दिया। तो यहां इस आयत से अगर जब हमने ऐसी आयत बनाई थी, तो इसका जो क्षेत्रफल 9 कम हो गया, यानी यहां से आने पर इसका क्षेत्रफल 9 कम हुआ था वहां से आने पर। और जब हमने लंबाई भी बढ़ाई चौड़ाई भी बढ़ाई ना, तो इसका जो क्षेत्रफल यहां से आते कितना प्लस हो गया, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। तो ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके समझा दी। अब हमें x और y बनाना है, x और y का मान निकालना है। तो जब तक 2 समीकरण नहीं बनेंगे तब तक तो हमारा काम होगा नहीं ना, तो इसको हम कह देते हैं मूल आयत, हमारी शुरुआत की आयत। अब इसकी लंबाई भी और इसकी चौड़ाई भी और खानी क्षेत्रफल की चल रही है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे मूल आयत का क्षेत्रफल। आयत और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी x और चौड़ाई कितनी थी y, x गुणा y यानी x y इकाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया, x y, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो x y था। अब यहां इसका क्षेत्रफल इससे ये वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका क्षेत्रफल अब एक्स वाई नहीं, कितना हो गया, एक्स वाई माइनस, यानी उसमें से ये कम हो गया। तो क्षेत्रफल तो हम इसका भी निकाल सकते हैं ना, तो क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे, किसका, सेकंड आयत का, जब लंबाई 5 कम हो जाए तथा चौड़ाई 3 बढ़ जाए, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अभी भी लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा। तो इसकी लंबाई तो कितनी थी, x माइनस 5, और चौड़ाई कितनी थी, y प्लस 3, यानी लंबाई को हम चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल यहां पर आ जाएगा। x को y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, x को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x, x दोनों से गुणा हो गया। अब बारी है 5 की, -5 को y से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 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 का 5y, और -5 को 3 से गुणा करेंगे ना तो माइनस के 15। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये क्षेत्रफल था इस आयत का, लेकिन इसका क्षेत्रफल तो इससे x माइनस वाई जो क्षेत्रफल था उससे 9 कम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और इसका क्षेत्रफल कम है। तो अगर इन दोनों को हम रिलेशन में डालें तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी हम रखेंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15, ये तो आया इसका क्षेत्रफल। और मूल आयत का क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि मूल आयत में जब लंबाई घटा देते हैं और चौड़ाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 9 कम हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल 9 कम हो गया, तो इसमें माइनस का 9 करें कि नहीं करें, क्योंकि इससे ये कम हो गया, इससे ये वाला कम हो गया, तो या तो इसमें 9 कम कर दो और ये यहां पर 9 जोड़ दो, एक ही बात है।
तो चलो हमने इसमें 9 जोड़ दिया। अब बोलो बराबर हुआ कि नहीं, जो 9 कम हुआ था वो हमने इसको दे दिया, देते दोनों क्या हो गई बराबर। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी चर उनको तो अपनी साइड ले आएंगे, एक्स वाई प्लस का 3x और माइनस का 5y। अब माइनस का तो 15 है और प्लस का 9 है, यानी ये हो गए माइनस के 6, बाहर निकलेंगे तो प्लस के 6, और ये एक्स वाई यहाँ पर प्लस का था, इसको भी हम अंदर लेकर के आएंगे तो माइनस का बन जाएगा और बराबर में आ जाएगा 6। एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कट गए, तो यहाँ पर एक समीकरण बन गया 3x माइनस 5y बराबर 6, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर एक स्थिति में वो कह रहा है कि लंबाई तो 3 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी 2 बढ़ा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल जब लंबाई कितनी बढ़ा रहा है, लंबाई 3, जब लंबाई 3 और चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल, तो ऐसा करने पर आयत है ना वो ऐसी हो गई, लंबाई 3 बढ़ाई तो x प्लस 3 हो गई ना, और चौड़ाई कितनी हो गई थी 2 बढ़ाई तो y प्लस 2, इसका क्षेत्रफल ये आ गया। अब ये वाला क्षेत्रफल आप हल कर लेंगे, x को y से गुणा करेंगे तो x y, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। ये हो गया इस आयत का क्षेत्रफल। इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y और प्लस के 6, और मूल आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा था आपको, एक्स वाई, तो यहां पर रख देंगे एक्स वाई। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि जब हम उस आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा देंगे तो इसका क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ना वो 67 ज्यादा है और यहाँ पर क्षेत्रफल 67 कम है, तो इनको बराबर करने के लिए हम इसमें 67 ऐड कर देंगे। ऐसा करते ही दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो एक्स वाई प्लस का 2x और प्लस का 3y, इस एक्स वाई को अपनी साइड लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, बराबर में 67 प्लस का था ही था, ये जो 6 कांस्टेंट इसको भी बाहर निकाल देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कट ही जाएगा, तो समीकरण रह जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर 67 में से 6 को कम कर देंगे 61, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे और x और y का हम पता लगा लेंगे। देखो वहां पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है, विलोपन विधि से करेंगे तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इनका लघुत्तम 6 होता है। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, 5y को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, ये स्थिति हो गई। और समीकरण 2 को 3 से, तो 3 दूनी 6x प्लस के हो गए 3 3 9y और बराबर 61 को 3 से गुणा करेंगे तो 183। जिनको हमने बराबर किया है इनको काटने के लिए हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ये जो प्लस के थे दोनों, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट गए। अब देखो यहाँ वाला y भी माइनस का, यहाँ वाला y भी माइनस का, तो 10 और 9 कितने y हो गए, माइनस के हो गए 19y। अब 183 तो है प्लस का, ये माइनस का, और 12 है प्लस का, घटेंगे 183 में से हम 12 को निकाल देंगे तो माइनस के 171 आ जाएंगे। अब 19y को प्लस का बनाने के लिए पूरे समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, तो 19y बराबर आ जाएगा प्लस का 171। हमें मान निकालना था y का, तो y बराबर होगा 171, 19 गुणा में आ जाएगा भाग में, तो y बराबर 171। y का पता में चल गया। अब y का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे, तो समीकरण 1 में y बराबर 9 रख दो। समीकरण 1 में y की जगह 9 लिखेंगे तो समीकरण 1 आपको दिख ही रहा होगा, कहां, ये रहा। तो देखो इसमें 3x तो ऐसा कैसा रहेगा,
माइनस का माइनस 5 गुणा वाई, वाई वाली जगह हम 9 रख देंगे और बराबर में आ जाएगा 6। 3x, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 बराबर 6। 45 को हम बाहर निकाल देंगे तो 45 प्लस का था, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो जाएगा ना, तो 6 और 45 हो गए 51। तो x बराबर 51 में इस 3 का भाग लग जाएगा, तो 17 थी 51, x बराबर 17। तो x का मान तो आ गया 17 और y का मान आ गया 9। तो हमने आयत की लंबाई x मानी थी, तो लंबाई तो हो जाएगी 17 और चौड़ाई को y माना था, चौड़ाई हो जाएगी 9। तो उस आयत की लंबाई 17 इकाई होगी और उसकी चौड़ाई 9 इकाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट रखना, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।